उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ ले ली। उनके साथ बीजेपी के रविंद्र रैना को हराने वाले सुरिंदर कुमार चौधरी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह की सबसे खास बात ये थी कि इसमें अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित नहीं किया गया था। हाल ही में डोडा आकर केजरीवाल ने अपने इकलौते विधायक का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और बदले में अपने विधायक महराज मलिक के लिए मंत्री का पद भी मांग लिया। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला को ये भी ऑफर दिया था कि अगर उन्हें सरकार चलाने में कोई दिक्कत आए तो वो फ्री में उनकी मदद करेंगे। एक सीनियर नेता को जूनियर का ऑफर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जरूर चुभा होगा। माना जा रहा है कि यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल जैसे विवादास्पद और घोटाले में फंसे नेता को अपने से दूर रखने का फैसला किया। समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीपीआई नेता डी राजा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही ये कह दिया था कि आज उसका कोई विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। पार्टी का कहना है कि वो सिर्फ बाहर से समर्थन देने पर विचार कर रही है। इसके बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ही मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में शामिल नहीं होगी, बल्कि बाहर से सपोर्ट करेगी। असल में कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं होकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का यह प्रायश्चित भी लालच से भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में अब तक का सबसे घटिया प्रदर्शन करने और महज 6 सीटें जीतने वाली कांग्रेस चाहती है कि उसके बड़े नेताओं को मंत्री पद दिया जाए। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस डिप्टी सीएम पद के लिए भी दबाव बना रही थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को एक से ज्यादा मंत्री देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का यह त्याग या प्रायश्चित इसी बात के लिए है। कांग्रेस के इस फैसले पर शेख बशीर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कांग्रेस का फैसला है तो कांग्रेस ही बताएगी कि ऐसा क्यों है। गठबंधन में हमने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी और अब ये उनका फैसला है कि बाहर रहना है या अंदर। वहीं उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने पर शेख बशीर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं 6 साल का कार्यकाल पूरा करने वाला आखिरी मुख्यमंत्री था। अब मैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला मुख्यमंत्री बनूंगा। 6 साल तक सेवा की, मैं इससे काफी खुश हूं। मुझे उम्मीद है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। हम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करके शुरू करना होगा। जम्मू कश्मीर की उमर सरकार में कांग्रेस शामिल होने की बजाय बाहर से समर्थन करेगी, यानी उमर अब्दुल्ला सरकार में कांग्रेस से कोई मंत्री नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस के प्रभारी भरत सिंह सोलंकी ने बताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत चल रही है और इस बातचीत के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल अब तक सहानुभूति पाने की कोशिश में लगे हैं। यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली की जनता के नाम लिखे पत्र में वही सब लिखा है जो वे अब तक कहते आए हैं कि बीजेपी काम नहीं होने देना चाहती, बीजेपी फ्री वाली योजनाओं को बंद कर देगी, बीजेपी पावर कट करेगी, बीजेपी स्कूलों को तबाह कर देगी, बीजेपी स्वास्थ्य व्यवस्था को तबाह कर देगी, बीजेपी ने हमें फर्जी केस में फंसाया। मैं कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन बीजेपी ने इस बीच धमाके के साथ चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली की महिलाओं को वादा करके केजरीवाल 1000 रुपए महीना नहीं दे पाए। पंजाब की महिलाओं को भी बस इसी का इंतजार है कि कब केजरीवाल इस वादे को पूरा करेंगे। लेकिन बीजेपी ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि वो दिल्ली की हर महिला को हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की तरह 2000 रुपए महीना देगी, मतलब केजरीवाल से जस्ट डबल। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी कह डाला कि पहले से जारी मुफ्त की कई योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के चुनावी बिसात पर बीजेपी ने अपना पहला दांव चल दिया। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में दिल्ली को एक घाटे का सौदा बना दिया। आज यहां हर व्यक्ति पर 80,000 रुपए का कर्ज है, जबकि भाजपा की सरकारें देश राज्य में लाभ में रखते हुए जनता के कल्याण की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने के साथ ही दिल्ली के लोगों को वर्तमान में चल रही सभी सुविधाओं के साथ साथ कई नई सुविधाएं दी जाएंगी। इनमें राजधानी के हर परिवार को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना भी शामिल होगी। मनोज तिवारी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए दिल्ली भाजपा ने पिछले चुनाव के दौरान भी लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली
और महिलाओं के लिए स्कूटी के साथ साथ हर महीने 10 किलो मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी। इन बड़े वादों के बाद भी बीजेपी अरविंद केजरीवाल को रोकने में नाकाम रही थी। इस बार जनता भाजपा के वादों पर क्यों भरोसा करेगी? मनोज तिवारी ने कहा कि पिछली बार उनका घोषणा पत्र चुनाव से केवल 2 ही दिन पहले लाया जा सका था। संभवतः वे अपनी बात जनता तक अच्छी तरीके से नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन इस बार उन गलतियों से भाजपा सबक लेगी और सही समय पर चुनावी संकल्प पत्र में सभी बातों को शामिल करते हुए जनता तक पहुंचाया जाएगा। भाजपा को उम्मीद है कि इस बार वो दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। असल में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के पसीने छुड़ा देने वाले बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली के जिम्मेदारी को सौंपा है। ओडिशा में नवीन पटनायक की 24 साल पुरानी सरकार को ध्वस्त करने वाले वैजयंत पांडा ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी को काफी फायदा दिलाया था और यह माना जा रहा है कि बीजेपी 50 सीटों के आसपास सिमट जाएगी, लेकिन पांडा की रणनीतियों की वजह से बीजेपी का आंकड़ा 100 को पार कर गया। मनोज तिवारी ने पांडा की राजनीति के हिसाब से ही मोर्चा खोला, वो भी ठीक उसी दिन जब केजरीवाल पत्र लिखकर अपना दुखड़ा सुनाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब साफ है कि बीजेपी केजरीवाल के मुफ्त के हथियार से केजरीवाल की सत्ता को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। बीजेपी की इस घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई और पार्टी को जरूरत नए सिरे से अपनी रणनीतियां तय करने की है। शराब घोटाला मामले में जैसे ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए, पार्टी के 3 नेताओं ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। स्वाति मालीवाल अमेरिका जाकर बैठ गईं और राघव चड्ढा ऐन मौके पर आंखों का इलाज कराने इंग्लैंड चले गए। वैसे अमेरिका जाने के पीछे कारण तो स्वाति मालीवाल के पास भी था, लेकिन सियासत में कारण नहीं चलता, बहाने नहीं चलते। तीसरे हैं भगवंत मान, जो पहले से ही केजरीवाल की आंखों में चुभ रहे थे, क्योंकि केजरीवाल हाफ स्टेट के सीएम और मान पूरे स्टेट के। केजरीवाल इसी कॉम्प्लेक्स में रहे। शुरू में तो केजरीवाल ने राघव चड्ढा को पंजाब की कमान दे दी थी कि वे भगवंत मान पर नजर रख सकें, लेकिन अब मान की तरह चड्ढा भी केजरीवाल की पसंद में शामिल नहीं रहे। इसलिए केजरीवाल ने जेल से वापस आते ही भगवंत मान को अपने रडार पर ले लिया और राघव चड्ढा को किनारे लगाकर अपने 2 आदमियों विजय नायर और विभव कुमार को ये काम सौंप दिया। इन दोनों को भगवंत मान पर नजर रखने के साथ ही दिल्ली चुनाव के लिए पैसे के इंतजाम करने का टास्क भी दिया गया। मतलब केजरीवाल ने खुलेआम फंड की उगाही करने के लिए 2 आदमियों को पंजाब भेजा। जाहिर है इस फंड का इंतजाम तो लोगों से चंदा मांगने से तो होगा, फंड के लिए कोई टेढ़ा रास्ता ही खोजना होगा। विभव जिस तरह से केजरीवाल के करीबी हैं विजय नायर, उसी तरह से मनीष सिसोदिया के। केजरीवाल ये पहले से जानते थे, लेकिन कोर्ट में इन्हीं केजरीवाल ने खड़े होकर कहा था कि वे विजय नायर को नहीं जानते। वो तो आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। मतलब कि कोर्ट में केजरीवाल ने सरासर झूठा बयान दिया था। असल में अरविंद केजरीवाल को ज्यादातर नेताओं से निराशा है, चाहे वे राघव चड्ढा हों और स्वाति मालीवाल या भगवंत मान या फिर संजय सिंह। लेकिन परिस्थितियां इतनी गंभीर हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए कोई भी कड़ा फैसला ले पाना जोखिम भरा लगता है। भगवंत मान जेल जाकर अरविंद केजरीवाल से मिलते जरूर रहे और बाहर आकर उनकी बताई बातों को उसी भाव से मीडिया के जरिए साझा भी करते रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये सब दिखावा से ज्यादा कुछ नहीं लगा। लोकसभा चुनाव में भी पंजाब की तरफ से फंड के रूप में कोई खास मदद दिल्ली नहीं पहुंची। दिल्ली में तो जो हाल हुआ वो हुआ ही। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। जो प्रदर्शन रहा उससे तो बेहतर 10 साल पहले रहा। 2024 में आम आदमी पार्टी ने 3 लोकसभा सीटें जीती थीं, जबकि 2014 में भगवंत मान सहित 4 सांसद लोकसभा पहुंचे थे। यही वजह है कि भगवंत मान के अस्पताल में भर्ती होने के बाद केजरीवाल कैंप ने मुख्यमंत्री बदले जाने की अफवाह उड़ाई थी। अब तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ऐसा करने के लिए बस एक मौके की तलाश है और तब तक भगवंत मान की निगरानी के लिए विभव कुमार और विजय नायर को ड्यूटी पर लगाया गया है। ध्यान से देखें तो विजय नायर की गिरफ्तारी के रूप में भी दिल्ली शराब घोटाला केस सामने आया था, क्योंकि 27 सितंबर 2022 को ये इस मामले में पहली गिरफ्तारी थी और विजय नायर ही वो किरदार हैं जिनकी गिरफ्तारी के बाद कहानी में कई मोड़ और पड़ाव आते रहे। विभव कुमार और विजय नायर दोनों जेल जा चुके हैं और दोनों के बॉस भी जेल में हो आए हैं और फिलहाल चारों ही जमानत पर हैं। चुनाव नजदीक तो दिल्ली में है, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली में थोड़ी खराब होने से पैसे का इंतजाम तो सिर्फ पंजाब से ही होना है। सुबह सवेरे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को पत्र लिखने और फिर उसे प्रचारित प्रसारित करवाने के काम में जुट गए, तो दूसरी तरफ आतिशी मार्लेना ने अपनी झूठ की दुकान खोल ली और बड़े ही शान से ऐलान कर दिया कि अब कच्ची कॉलोनीज में रहने वालों को बिजली कनेक्शन के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 1731 कच्ची कॉलोनीज हैं।
जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी वहां हर सहूलियत देने का काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले दिल्ली के लोग बिजली के कनेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के डीडीए ने ऑर्डर निकाल दिया था कि बिजली कनेक्शन के लिए उन्हें एनओसी लेनी होगी। एक साल से 1731 कॉलोनीज में रहने वाले लोग मीटर के लिए दर दर भटक रहे थे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि 1731 कच्ची कॉलोनी में बिजली का मीटर लगवाने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आतिशी मार्लेना ने ये नहीं बताया कि एनओसी लेने का खेल किसने शुरू किया था। असल में ये खेल केंद्र सरकार या डीडीए का नहीं बल्कि केजरीवाल सरकार का ही था। दिल्ली सरकार की पावर डिस्कॉम कंपनी ने ये शर्त लगाई थी और अब उसे ही हटाकर आतिशी मार्लेना अपनी पीठ थपथपा रही हैं। आतिशी मार्लेना के इस झूठ के कारोबार पर बीजेपी जमकर बरसी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आज कहा कि दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को एक साल से बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी के कारण परेशानी हो रही थी, जो पूरी तरह से गलत है। जिस मुख्यमंत्री को ये तक नहीं मालूम कि कब से समस्या थी, क्यों थी समस्या, वो हल ही क्या करेंगी। ये बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की समस्या अनेक वर्षों से थी और भाजपा ने गत लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे हल करने का वादा किया था। दिल्ली में बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की शर्त कभी डीडीए या एमसीडी ने नहीं लगाई। ये शर्त अरविंद केजरीवाल सरकार के पावर डिस्कॉम ने लगाई। वर्षों से शहरीकृत इलाके में पावर डिस्कॉम एमसीडी का एनओसी मांगते थे और गत वर्ष के मध्य में पावर डिस्कॉम अनधिकृत कॉलोनियों, शहरीकृत गांवों आदि में डीडीए का एनओसी मांगने लगे, जिससे समस्या विकराल हो गई। चुनाव के पश्चात 2 बार हमारे 7 नवनिर्वाचित सांसद अनधिकृत कॉलोनियों ही नहीं बल्कि दिल्ली देहात एवं शहरीकृत गांवों, नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्रों की इस बिजली कनेक्शन के एनओसी और संपत्ति म्यूटेशन आदि की समस्याओं को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिले और उनके माध्यम से केंद्र सरकार को अवगत कराया। केंद्र सरकार विशेषकर गृहमंत्री अमित शाह ने इस कार्य में विशेष रुचि लेकर बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की बाध्यता को खत्म करवाया और संपत्ति म्यूटेशन भी प्रारंभ करवाया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा, झूठ एवं भ्रम से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले काश झूठा दावा करने से पहले मुख्यमंत्री याद रखते कि दिल्ली के लोग 6 अक्टूबर को एनओसी हटाने और संपत्ति म्यूटेशन खोलने के लिए बुराड़ी में जनसभा कर धन्यवाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। तुर्की से लेकर पाकिस्तान तक छिपता फिर रहा भगोड़ा जाकिर नाइक खुद तो आया नहीं, लेकिन उसके वकील जरूर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और ये मांग कर डाली कि नाइक को 2012 में गणपति उत्सव के दौरान अपने कथित आपत्तिजनक बयानों को लेकर विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी को एक साथ जोड़ दिया जाए। जाकिर नाइक की तरफ से विभव कुमार की पैरवी करने वाले केजरीवाल के और कांग्रेस के खास वकील एन हरिहरन कोर्ट में पेश हुए और ये वही जाकिर नाइक है जिसने कांग्रेस को मोटा चंदा दिया था। ऐसे में कांग्रेस के लिए जरूरी था कि वो जाकिर नाइक की कुछ मदद करे और केजरीवाल और कांग्रेस की कृपा से जाकिर नाइक को टॉप का वकील भी मिल गया। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल से न सिर्फ जाकिर नाइक की याचिका को खारिज किए जाने की मांग की गई बल्कि उसकी याचिका के औचित्य पर भी सवाल उठाया। जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे भगोड़ा घोषित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका कैसे दायर कर सकता है। मेहता ने कहा कि जाकिर नाइक एक भगोड़ा है और वो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप का हकदार नहीं। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की तरफ से हुई गलतियों को भी चिन्हित किया और कहा कि याचिका पर जाकिर नाइक के हस्ताक्षर गायब हैं। जस्टिस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ से मेहता ने कहा कि सवाल यह है कि क्या नाइक जिसे भगोड़ा घोषित किया गया ऐसी राहत के लिए अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकता है। उन्होंने कहा एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया है वो अनुच्छेद 32 की याचिका कैसे दायर कर सकता है। मेहता ने आगे कहा, मुझे उसके वकील ने बताया कि मामला वापस ले रहे हैं, हमारा जवाब तैयार है। इस पर नाइक की तरफ से पेश वकील ने कहा कि उसे मामला वापस लेने के संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला है और याचिका में विभिन्न राज्यों में दर्ज लगभग 43 प्राथमिकी को एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया गया। नाइक के वकील ने कहा कि उसके मुवक्किल के खिलाफ 6 प्राथमिकी विचाराधीन हैं और वो इन्हें रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेगा। खंडपीठ ने कहा राज्य को दायर किए जाने वाले हलफनामे में अपनी सभी प्रारंभिक आपत्तियां उठाने का अधिकार है, लेकिन एसजी ने नाइक की याचिका में जिस प्रक्रियागत खामियों को उजागर किया जिसे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने चिन्हित भी किया, इस पर मेहता ने कहा कि रजिस्ट्री ने अपनी कार्यालय रिपोर्ट इस दोष को इंगित किया है
उन्हें पहले यहां आकर याचिका पर हस्ताक्षर करने होंगे, क्योंकि आखिरकार वो एक भगोड़ा है। तो क्या माननीय न्यायाधीश उस आपत्ति को माफ कर सकते हैं? मेहता की दलीलों का विरोध करते हुए नाइक ने वकील एस हरिहरन ने कहा, किसी भी अदालत ने नाइक को भगोड़ा घोषित नहीं किया, चाहे वो घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय। उन्होंने पूछा कि मेरे मुवक्किल को भगोड़ा घोषित करने वाली अदालती आदेश कहां है? ऐसा कोई आदेश नहीं है। जहां तक मामलों को एक साथ जोड़ने का सवाल है, शुरुआत में करीब 50 मामले थे जो अब घटकर 4 रह गए हैं। अगर ये अदालत चाहे और अनुमति दे तो हम इसे इस अदालत से वापस ले सकते हैं और क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसके बाद शीर्ष अदालत ने नाइक के वकील को हलफनामा दायर कर ये बताने का निर्देश कि वो मामला जारी रखेगा और या इसे वापस लेगा। इसके साथ ही अदालत ने मेहता से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। नाइक फिलहाल विदेश में है। एनआईए कथित आतंकवादी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता की जांच भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस चुनावी राजनीति में प्रियंका वाड्रा के कदम रखने के साथ कांग्रेस में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। कांग्रेस भले ही इसे एक तीर से कई निशाने जैसा साधने की बात कह रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा की सियासी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, प्रियंका वाड्रा को वायनाड से टिकट मिलना उसी का नतीजा माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी और विपक्षी पार्टियों की नजर इस बात पर रहेगी कि अपने नामांकन के वक्त प्रियंका वाड्रा अपने पति की प्रॉपर्टी का क्या खुलासा करती हैं। बीजेपी सालों से दामाद जी कहकर कांग्रेस पर हमला करती रही है। अब वो वक्त आ गया है कि सबको इस बात का पता चल जाएगा कि रॉबर्ट वाड्रा के पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है। अगर उसमें छोटी सी भी गड़बड़ी पाई गई तो फिर कांग्रेस पर बीजेपी नए सिरे से हमले तेज कर देगी। और इस बात के संकेत मीनाक्षी लेखी 5 साल पहले ही दे चुकी हैं। जब प्रियंका वाड्रा के पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज थी, तब मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि नामांकन तो दाखिल करने दीजिए, हम देखेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा के पास कितनी प्रॉपर्टी है। प्रियंका अगर वायनाड से चुनाव जीत जाती हैं तो फिर संसद में राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि सचिन पायलट की बगावत को लेकर कई ऐसे मौके आए जब कहा गया कि इस मामले को प्रियंका गांधी वाड्रा से सुलझवाया जाए, और तब प्रियंका के समर्थकों और राहुल गांधी के गुट के बीच टकराव की स्थिति सामने आई थी। प्रियंका वाड्रा के प्रबल समर्थक आचार्य प्रमोद कृष्णम को इसी टकराव की वजह से पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। माना जा रहा है कि अब जब राहुल गांधी संसद में प्रियंका के साथ मौजूद होंगे तो सब इन दोनों के बीच तुलना करना शुरू कर देंगे। जिस तरह से संगठन के मामले में प्रियंका वाड्रा ने बाजी मारी, लोकसभा में भी कांग्रेस राहुल गांधी के सामने कोई बड़ी लकीर खींच देगी। इंडिया गठबंधन के कई दल राहुल गांधी की तुलना प्रियंका वाड्रा को ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस में एक बार फिर से राहुल बनाम प्रियंका की जंग तेज हो सकती है। नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी का प्रदर्शन बेहद निम्न स्तर का माना जाता है और उनकी बयानबाजी से लेकर उनके तौर तरीकों पर भी सहयोगी दलों को ये पसंद नहीं आ रहे। इसलिए माना जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा के चुनाव जीतने से सबसे ज्यादा मुश्किल कांग्रेस को होगी और उससे भी ज्यादा मुश्किल राहुल गांधी के लिए। बीजेपी तो किनारे से इन लपटों पर अपने हाथ सेकेगी। वैसे भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे घटिया प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस खुद दोराहे पर खड़ी है। कांग्रेस को पटरी पर लाने के लिए प्रियंका कितनी मददगार साबित होंगी ये तो बाद में तय होगा, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। वैसे प्रियंका को वायनाड से उतारकर गांधी परिवार ने एक तीर से कई शिकार किए। ये उत्तर के साथ दक्षिण को बैलेंस करने की जुगत तो है ही, गांधी परिवार की कांग्रेस पर पकड़ को भी मजबूत करने की कोशिश भी। अगर प्रियंका वायनाड से जीतती हैं तो ऐसा पहली बार होगा जब नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में साथ होंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी।